गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नितेश कुमार साहनी आपका साहनी बायोलॉजिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम इंट्रोडक्शन अभी कुछ दिन पहले आपको दे चुके हैं, तो उसी क्रम में हम एक्चुअल में नीट की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं कुछ बच्चों को, जैसे ऑनलाइन जिनको एक्सेस नहीं हो पाती है कोचिंग वगैरह या इस टाइप की चीज़ें, तो उनके लिए हम बेसिकली ये चीज़ कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप अच्छे से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको बराबर वो करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि ये सभी लोगों तक पहुंच जाए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए जिसको भी इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम आपको इंट्रोडक्शन में आपको बताए थे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आइए जानते हैं बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर दोज कंपाउंड्स और केमिकल कंपाउंड्स विच आर फाउंड इनटू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इन द सेल, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स या फिर उसके बॉडी में जितने टाइप्स के केमिकल्स पाए जाते हैं उन सभी को किसके अंदर क्लासिफाई करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स में बेसिकली देखिए मैक्रोमॉलिक्यूल्स आते हैं और माइक्रोमॉलिक्यूल्स आते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और जिनकी क्या होता है, स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे आपकी आ गई कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आपकी आ गई कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली क्या होते हैं, पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स, राइट। फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, आपके दूसरे प्रोटीन्स आते हैं जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद आपके हैं लिपिड्स होते हैं। तो ये सारे आपके हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में आ जाते हैं। उसके बाद सिंपल कंपाउंड में आपके जैसे हो गए वाइटमिन्स हो गए, आपके अमीनो एसिड्स हो गए, उसके बाद फैटी एसिड्स हो गए। तो ये जो बड़े कंपाउंड हैं उनके जो मोनोमर यूनिट्स हो गए, तो ये सारी किस में आ जाते हैं, छोटे कंपाउंड्स या फिर माइक्रो कंपाउंड्स में, राइट। तो हम देखते हैं, आज मैं आपको चैप्टर जो शुरू करने जा रहा हूँ बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की फर्स्ट क्लास है। तो कार्बोहाइड्रेट की फर्स्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स के जानने से पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो टर्म होता है, सर्वप्रथम जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्बोहाइड्रेट टर्म दिया था, किसने दिया था, कार्ल स्मिथ ने दिया था 1844 में, राइट। फिर उसके बाद है दूसरा ग्लूकोज टर्म किसने दिया था, ड्यूमास ने दिया था। कब दिया था, 1838 में। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूमास ने क्या बोलता था, स्वीट वाइन, राइट। ये ग्रीक वर्ड से आया है, उसका मतलब होता है स्वीट वाइन। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका सेलुलोज, इसको भी आप लोगों ने सुना होगा। सेलुलोज का क्या जो टर्म दिया था, किसने दिया था, एंसेल्म पाइन 1840 में। ठीक है, फिर उसके बाद होता है ग्लाइकोजन क्या होता है, एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है जो क्या पाया जाता है, एनिमल्स के लीवर में पाया जाता है या फिर मसल्स में पाया जाता है, राइट। तो उसको उस टर्म किसने दिया था, क्लाउडे बर्नार्ड ने 1855 में। सुक्रोज टर्म किसने दिया था, विलियम मिलर ने 1857 में। फिर उसके बाद सुक्रोज को ही डेक्सट्रोज बाद में बोला गया। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सुक्रोज को क्या बोला, डेक्सट्रोज। क्यों डेक्सट्रोज बोला, क्योंकि इसमें एक ऐसी क्वालिटी थी कि जब इसको सॉल्यूशन बनाते थे तो ये लाइट को क्या करता था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये अपने राइट साइड में यानी दाहिने साइड में रोटेट करता था, जिसके वजह से इसको क्या बोला जाए, डेक्स्ट्रा रोटेटरी बोला गया और उसी से वर्ड के आ गया इसका नाम डेक्सट्रोज, राइट। फिर उसके बाद एमिल फिशर थे। एमिल फिशर ने जो आपके मोनोमर्स होते हैं पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स के, या फिर उसको बोल सकते हैं मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स के उन्होंने जब क्लासिफाइड किया, क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, जब स्टार्टिंग में इनिशियल में बहुत कम आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी थी, बहुत कम आपके या फिर बहुत लो नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो हुए थे, फाइंड आउट हुए थे, तो इसके वजह से उनको इजिली नेम कोई भी दे रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे एडवांसमेंट इन साइंस हुआ तो वैसे क्या हो गया कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स या अदर केमिकल्स हैं उनकी नंबर्स क्या होगी, अचानक से बहुत एब्रप्टली बढ़ने लगी। तो उसको फिर क्लासिफिकेशन या नेमिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने क्या एक नया सिस्टम निकाला, जो मोनोसैकेराइड्स है उनके लिए टर्म दिया ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस एंड हेप्टोजेस। इसमें हेप्टोजेस नहीं लिखा है। तो ट्रायोजेस क्या हो गए, ट्रायोजेस वो मोनोसैकेराइड्स हो गए जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 नंबर ऑफ कार्बन जिस मोनोसैकेराइड में हो जाएगा उसको बोलेंगे ट्रायोजेस। टेट्रोज के लिए कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसके बाद पेंटोजेस, उसमें कितने हो जाएंगे, 5 कार्बन हो जाएंगे। हेक्सोजेस क्या हो जाएंगे, इसमें 6 कार्बन हो जाएंगे। और हेप्टोजेस जो होंगे उसमें 7 कार्बन। आज हम आगे पढ़ेंगे ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस सभी के बारे में पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल देखेंगे, राइट। तो इस तरह ये सभी किसके अंदर आते हैं, बेसिकली मोनोसैकेराइड्स के आते हैं। फिर इसके बाद एक टर्म दिया गया था फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज टर्म किसने दिया था, विलियम मिलर ने 1857 में दिया था।
और ये फ्रक्टोज का पहले जो नाम फ्रक्टोज, विलियम मिलर ने इसको फ्रक्टोज नाम दिया था, उससे पहले फ्रक्टोज को जो फ्रूट शुगर में जनरली फ्रूट में पाया जाता है या फ्रूट शुगर इसको बोलते हैं, तो उसको पहले लिबुलोज नाम से जाना था। तो कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेते हैं लिबुलोज इज सिनोनिम्स ऑफ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आप सीधे लिखेंगे फ्रक्टोज। कभी कभी पूछ देता है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज मतलब क्या होता है, तो डेक्सट्रोज मतलब कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा उसको सुक्रोज को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने आपको बता दिया कि क्या कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उसके जो टर्म किसने किया दिया था उसके बारे में जाते हैं। अब सीधे आते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होते हैं कि उसमें कितने मोनोमर्स यूनिट हैं, ठीक है, और मोनोमर्स का क्लासिफिकेशन होता है कि उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो पहले जान लेते हैं केमिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मींस क्या हो गया, देखिए पॉली का मींस क्या हो गया, मेनी, पॉली का मींस क्या हो गया, मेनी, हाइड्रोक्सिल मतलब हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसके अंदर ये OH ग्रुप पाया जाए ज्यादा, दो या दो से ज्यादा पाया जाए उसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, यानी उसके साथ ये तो ग्रुप पाया ही पाया जाएगा, उसके साथ क्या जाएगा, या तो CHO ग्रुप पाया जाएगा या फिर इसके साथ क्या पाया जाएगा आपका, ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, कीटोन ग्रुप, इसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं, इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ये सपोज दैट C ये कंपाउंड है, ठीक है। तो ये कंपाउंड में क्या हो गया आपका, मान लीजिए एक OH इधर हो गया, एक OH इधर हो गया, एक OH इधर हो गया, और ये लास्ट में क्या हो गया, CHO। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का क्या होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे हो गया, देखिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो क्या हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी, और फिर इसमें क्या है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड, तो ये क्या हो गया, इसमें 4 कार्बन है, तो ये इस तरह का अगर उसमें लेंगे कि मोनो कार्बोहाइड्रेट में किस टाइप, मोनोसेक्राइड में किस टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेट्रोज, जिसमें कि क्या होता है 4 तरह के, सॉरी 4 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या कीटोन्स, ठीक है, या एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। एल्डोज की जगह आप लोग वर्ड ज्यादा एल्डिहाइड लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट, यानी कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है उसमें कितने मोनोमर यूनिट्स पाए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने ग्रुप में पाए जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाएंगे, सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट हो, ठीक है, तो ऐसे को क्या बोल देंगे कि मोनो कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो जिसमें अगर दो मोनोमर यूनिट हो, जैसे एक मान लीजिए एक मोनोमर यूनिट ये हो गई और दूसरे साथ उसके साथ दूसरी मोनोमर यूनिट जुड़ी है, तो ऐसे ही अगर पाया जाता है तो इसको बोलेंगे डाइसैकेराइड्स। अगर उसमें 3 जुड़े हुए मोनोमर यूनिट तो उसको बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगो मतलब होता है फ्यू, फ्यू का मतलब कि आपका 2 से ज्यादा या फिर 2 भी ले सकते हैं, 2 से 10 तक, कोई कुछ लोग उसको 7 बोलते हैं, कुछ लोग 5 बोलते हैं, कुछ लोग 10 बोलते हैं, तो यही मान लीजिए कि 5 या 7 तक। तो अगर 2 to 7 रहे तो ऐसे मोनोमर यूनिट उसमें रहे तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। उसका आगे एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है ओलिगोसैकेराइड का पॉली, पॉली मतलब होता है मैंने आपको बताया मेनी, मेनी मतलब ऐसा सैकेराइड्स जिसके अंदर बहुत सारे का मतलब आप उसको काउंट न कर पाए, या फिर अगर काउंट में भी है तो 10-15 से ज्यादा है या 8 से ज्यादा है, तो इस तरह का अगर पॉलीसैकेराइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। पॉली मींस मेनी और सैकेराइड मतलब उसमें मोनोमर यूनिट्स जुड़ी हुई, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं कि मोनोसैकेराइड के बारे में आते हैं। तो मोनोसैकेराइड को कैसे क्लासिफाई किया गया, मैंने आपको अभी बताया था पिछले स्लाइड में कि किसने आपको क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर मोनोसैकेराइड में देखा जाए तो मिनिमम 3 लिया जाता है। रीजन क्या हुआ कि जब एक बार क्लासिफाई हो गया कि इसमें हाइड्रोक्सिल, पहले बोला गया कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड। बाद में उन लोगों ने क्या करा, उसको भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, तो इसको भी उन्होंने क्या बोलने लगा कि ये भी एक तरह का शुगर है, लेकिन वास्तव में शुगर नहीं है। बाद में साइंटिफिक कम्युनिटी जो है एग्री हुई एक उस पे मत पे कि मतलब हम जो कार्बोहाइड्रेट उसको ही मानेंगे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें हो मेनी और प्लस क्या हो उसमें एल्डिहाइड और कीटोन हो, लेकिन साथ में ये भी क्या होना चाहिए, उसकी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंपाउंड में होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए
3 होने चाहिए। अगर 3 से कम कार्बन कंपाउंड एटम है और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पॉली है, जैसे मान लीजिए आपका ये कंपाउंड है, सपोज दैट ये कंपाउंड है, मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, ये 2 कार्बन है, इस पे क्या किया, एक OH ग्रुप देख दिया, इस पे एक OH ग्रुप दे दिया, यहाँ पे आपका CHO कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अब इसको भी क्या कर सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, शुगर। लेकिन वास्तव में क्या है, शुगर नहीं है। तो साइंटिस्ट ने यही अब कन्वेंशन दिया कि इसमें कम से कम कार्बन के नंबर कितने होने चाहिए, कम से कम 3 कार्बन के नंबर होने चाहिए, और क्या होना चाहिए उस पे, मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। उसी कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो आपका जो होता है नंबर ऑफ कार्बन पे, तो मिनिमम जो सबसे सिंपलेस्ट जो आपका कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड होगा उसमें कितने होंगे, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, 3, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो इसको जो 3 रहेंगे उसको हम बोलते हैं ट्रायोजेस, जिसमें 4 कार्बन कंपाउंड है उसको बोलेंगे टेट्रोजेस, जिसमें 5 हो उसको पेंटोजेस, जिसमें 6 हो उसको हेक्सोजेस, ठीक है, इसी तरह से उसका नाम देते हैं, ठीक है। तो ट्रायोजेस शुगर कौन कौन से आते हैं, तो इसमें मिनिमम 3 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्सी एसीटोन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिटिक साइकिल पढ़ा होगा, तो उसमें बोलते होंगे एक बढ़ता हुआ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, है ना। तो इसी को बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ क्या फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने के बाद क्या बन जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन या DHA, ठीक है। ये आपका ग्लाइकोलिटिक पाथवे में पाया जाता है। और दूसरा क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये आपका जो होगा, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा, कीटोन ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये वाला कीटोन ग्रुप पाया जाएगा, जबकि एल्डिहाइड, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसके अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाएगा, एल्डिहाइड। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि आप सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड का एग्जांपल बताइए जिसके अंदर क्या हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, तो उसका आंसर क्या बोलेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर बोलेंगे कि सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड का एग्जांपल बताइए जिसके अंदर क्या हो, ग्रुप कौन सा हो, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, कीटोन हो या कार्बोनिल ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे आप, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। टेट्रोजेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन या नेमिंग किसके बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, राइट। तो अगर 3 कार्बन एटम्स है तो ट्रायोजेस बोल दिए, तो टेट्रोजेस क्या हो जाएंगे, that will include 4 carbon atoms in their molecules, right। तो 4 कार्बन इसमें पाया गया, तो इसका एग्जांपल होता है इरिथ्रोज। कभी कभी पूछ लेते हैं टेट्रोजेस का एग्जांपल बताइए, तो इस याद रखिएगा ये क्वेश्चन, इरिथ्रोज एक पाया जाता है कंपाउंड, ठीक है। इरिथ्रोज कहाँ पाया जाता है, तो इरिथ्रोज हमारे बायोलॉजिकल साइकिल जो होती है उसमें एक होती है PPP, एक साइकिल होती है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्या होती है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। आप लोगों को मैं फर्दर दूंगा जब आगे एडवांस लेक्चर होते जाएंगे। तो उसमें एक साइकिल पाई जाती है, प्लस ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड एक और साइकिल होती है C3 साइकिल। तो ये दोनों साइकिल्स होती हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और C3 साइकिल, इनके बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको नाम बोलते हैं इरिथ्रोज। और इरिथ्रोज क्या है, इज द टाइप ऑफ टेट्रोज मोनोसैकेराइड, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आइए अब देख लेते हैं, आप लोगों ने टेट्रोजेस तक पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं कि पेंटोजेस हेक्सोजेस क्या होते हैं, राइट। तो अब देखिए क्या होते हैं पेंटोजेस क्या होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड विच हैज ओनली 5 कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो पेंटोजेस वो मोनोसैकेराइड्स हो गए जिनके मॉलिक्यूल में सिर्फ कितने हो, सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन कंपाउंड एटम्स हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आपका पेंटोजेस, राइट। तो पेंटोजेस भी 2 टाइप के हो गए। पेंटोजेस में क्या हो गया, एक होगा पेंटोजेस वो ग्रुप हो गया जिसमें 5 कार्बन एटम्स हो, तो उसमें 2 ग्रुप हो गए। एक होगा क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी, तो रहेगा ही रहेगा, आपको पहला ही उसमें क्या हो जाएगा, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी भी होगा उसमें और 5 कार्बन भी होगा। उसके बाद 2 चीजें बचता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर उसके अंदर एल्डिहाइड पाया जाता है तो उसको बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड पाया जाता है तो उसको बोलेंगे एल्डोपेंटोजेस। और अगर उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप यानी मोनोसैकेराइड के अंदर, पेंटोजेस के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, कीटोन है या कीटोन ग्रुप है, जिसको बोलते हैं CO बोलते हैं, तो सॉरी, अगर कीटोन ग्रुप है तो उसको बोल देंगे हम कीटो
पेंटोजेस, ठीक है। इसी तरह हेक्सोजेस में क्या हो जाएगा, 6 कार्बन कंपाउंड पाए जाएंगे मोनोसेक्राइड में, तो कार्बन एटम्स पाए जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्सोजेस। और उसके साथ क्या होगा, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होंगे। उसके बाद रही बात आपकी एल्डिहाइड और कीटोन पे, तो अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है तो उसको हम बोल देंगे एल्डोहेक्सोजेस। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन पाया जाता है तो उसको बोल देंगे हम कीटोहेक्सोजेस। तो आपका जो 5 कार्बन एटम्स वाले पेंटोजेस हैं उसमें एक हो जाएगा कंपाउंड कीटो वाला, तो एल्डो कीटोन वाला तो कीटो पेंटोजेस हो जाएगा, और एल्डो पेंटोजेस हो जाएगा। कीटो पेंटोजेस का एग्जांपल होता है रिबुलोज, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो वही चीज है, वो सेम वही है, रिबुलोज वही शुगर है जिसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन और 5th कार्बन पोजीशन पे क्या हो जाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। आप लोग इसको कहाँ पढ़ेंगे, C3 साइकिल में पढ़ेंगे, राइट। तो आप देखते हैं क्या है, तो ये क्या होगा, रिबुलोज जिसके अंदर इस टाइप का ओज हो जाएगा, ठीक है ना, रिबुलोज यू इस टाइप का लगा हुआ हो तो वो जनरली आप समझ जाइए क्या है, उसके अंदर कीटोन ग्रुप है, और जिस इसमें यू ना हो वो क्या हो जाता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रिबुलोज है, ठीक है। तो रिबुलोज क्या हो जाएगा, कीटो पेंटोजेस किसमें पाया जाएगा, ये आपका C3 साइकिल में आएगा, ठीक है। उसके बाद राइबोज आता है, तो राइबोज क्या होता है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा राइबोज शुगर का। राइबोज शुगर अगर ना होता तो हमारी हो सकता है कि ये लिविंग वर्ड यहाँ पे सरवाइव नहीं कर रही होती। क्यों, क्योंकि राइबोज एक इंपॉर्टेंट क्या है आपका शुगर है, जो किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिसका नाम होता है RNA। RNA का नाम ही इसी के नाम पे पड़ा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो वर्ड कहां से आया आपका, राइबो शुगर से वर्ड आया राइबो, और चूंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है उसका नाम इसलिए हो गया न्यूक्लिक, और उसका जो केमिकल नेचर होता है किसकी तरह होता है, बिहेव करता है वो एसिड की तरह बिहेव करता है, इसलिए उसका हो गया नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछा जाता है कि फाउंड इन, ये पाया कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, ये फाउंड इन RNA, ठीक है, RNA के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि RNA के अंदर जो शुगर पाया जाता है वो क्या होता है, तो नाम हो जाएगा राइबोज हो जाएगा। फिर वो पूछ लेंगे वो पेंटोजेस हैं, हेक्सोजेस हैं, क्या है, तो उसके लिए आप वर्ड क्या करेंगे, पेंटोजेस हैं। फिर वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो एल्डोजेस हैं या फिर कीटोजेस हैं, तो क्या है वो एल्डोजेस हैं। यानी राइबोज एक तरह का क्या हुआ, पेंटोज शुगर हो गया, ठीक है, पेंटोज मोनोसेक्राइड हो गया, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद आता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का भी आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, ये तो राइबोज से भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये पाया जाता है DNA में, DNA में। तो इसका DNA का नाम ही किसके नाम पे पड़ा है, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबो वर्ड कहां से आ गया, शुगर से आ गया। न्यूक्लिक वर्ड कहां से आया, क्योंकि वो न्यूक्लियस में पाया जाता है या न्यूक्लियस में खोजा गया था, इसलिए नाम पड़ा गया न्यूक्लियस। एसिड क्यों पड़ गया, क्योंकि उसका बिहेवियर जो होता है, केमिकल बिहेवियर किसकी तरह होता है, एसिड की तरह होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा क्या हो गया, DNA, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये कहां पाया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या लिखेंगे, DNA। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है ये किस टाइप के शुगर है, तो पहला क्या है, मोनोसेक्राइड। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि कितने कार्बन वाला है, तो कितने कार्बन वाला है, ये आपका 5 कार्बन वाला है, इसलिए आप क्या देखेंगे, पेंटोजेस। पेंटोजेस में फिर किस टाइप वाला है, कीटोन ग्रुप वाला कंपाउंड है या फिर एल्डिहाइड वाला ग्रुप वाला कंपाउंड है, तो इसके लिए वर्ड आप लोग क्या यूज करेंगे, ये एल्डोपेंटोज है, ठीक है। तो याद रखिएगा राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज ये दोनों क्या है, एल्डोपेंटोजेस हैं, जो कि किसके अंदर में आते हैं, मोनोसेक्राइड्स के अंदर में आते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से टिक कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। इसके बाद जाइलोज आप लोग वर्ड पढ़ते होंगे, जाइलोज है, अरेबिनोज है, इस टाइप की चीजें आप जब कब पढ़ते होंगे, जिस टाइम आप या तो पेक्टिन के बारे में सेल वॉल पढ़ रहे होंगे। आप जब सेल वॉल पढ़ते होंगे तो आपको बहुत वर्ड परेशान करता है, मैनोज क्या है, जाइलोज क्या है, जाइलुलोज क्या है, ठीक है, और क्या है आपका अरेबिनोज क्या है, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड किसके अंदर आते हैं, ये भी क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स के अंदर में आते हैं, जिसके अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो जाइलोज जो क्या हो गया आपका एल्डोपेंटोज है, जिस तरह से ये सभी एल्डोपेंटोज हैं उसी तरह से जाइलोज भी क्या है, एल्डोपेंटोज है। अंतर क्या होता है, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन। तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर्स में डिफरेंस हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के
स्पेस में आपका स्पेशियल अरेंजमेंट या स्पेशियल ओरिएंटेशन में डिफरेंस हो सकता है यानी, और फिर दूसरा क्या हो सकता है, लाइट को रोटेट करने की जो उनकी पावर होती है उसमें डिफरेंस हो सकता है। मतलब कि ये सभी क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, राइट, ये याद रखिएगा। अरेबिनोज क्या हो गया, अरेबिनोज जो है एल्डोपेंटोज। अब ये दोनों पाए कहा जाते हैं, तो आपका जो जाइलोज होता है ये पाया जाता है आपका हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज क्या होता है, एक तरह का हेट्रोपॉलीसेकेराइड, अभी आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि हेमीसेलुलोज क्या होते हैं। तो पहला हो गया हेट्रोपॉलीसेकेराइड हो गया, ठीक है। पॉलीसेकेराइड याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑलीसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड में ये नहीं आते हैं, ये क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये आपका है सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। सेल वॉल में किस सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद दूसरा क्या है आपका मोनोसेकेराइड, क्या है, अरेबिनोज। अरेबिनोज भी क्या है, एक तरह का एल्डोपेंटोज है, यानी जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं, और ये क्या है आपका एल्डोज फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ये किसके अंदर पाया जाता है, आपका पेक्टिन के अंदर पाया जाता है, और दूसरा किसके अंदर पाया जाता है, हेमीसेलुलोज के अंदर पाया जाता है। पेक्टिन क्या होता है, हाईली ब्रांच होता है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड ये भी होते हैं। तो दो हेट्रोपॉलीसेकेराइड का आपने एग्जांपल देख लिया, एक क्या हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, और दूसरा क्या हो गया, पेक्टिन हो गया। इसको याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि स्पेशल बायोलॉजी से रिलेटेड हो रखता हो, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है, और ऊपर वाली तो बहुत बार पूछी भी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज दोनों क्या हो गए, पॉलीसेकेराइड तो है ही है। ये क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या हुआ, वो पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर मोनोमर यूनिट क्या हो, एक जैसे न हो, उसके अंदर एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। जैसे मान लीजिए क्या है, ये आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, तो ये भी ग्लूकोज हो गया। ये मान लीजिए उसके जगह क्या हो गया, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज हो गया। ये क्या हो गया, फ्रक्टोज। तो देखिए एक ये क्या है, सभी मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज भी क्या हो गया, मोनोसेकेराइड, फ्रक्टोज भी क्या हो गया, मोनोसेकेराइड, गैलेक्टोज क्या हो गया, मोनोसेकेराइड, और ये भी मान लीजिए ग्लूकोज है। तो ये तीनों क्या हुए, मोनोसेकेराइड। तो ये क्या हो गया आपका पॉलीसेकेराइड, मैंने बताया, तो पॉली में क्या हो गया, मोर देन 2 हो गया, ठीक है। जिसको ओलिगोसेकेराइड भी आपको एग्जांपल बताया था कि 2 से 7 8 माना जाता है, लेकिन आप मान के चलिए मोर देन 2 हो गया तो आपको पॉलीसेकेराइड में हो गया, ठीक। तो पॉलीसेकेराइड में देखिए सिर्फ ग्लूकोज यूनिट से बना होता, वो ये चारों सिर्फ ग्लूकोज से बना होता, तो इसको हम बोल देते पॉलीसेकेराइड तो होता, लेकिन ये क्या होता, होमो पॉलीसेकेराइड। होमो मतलब होता है सेम, होमो मींस क्या होता है, सेम। तो सेम तरह के मोनोमेरिक यूनिट से बने होते हैं पॉलीसेकेराइड, तो उसको बोल देंगे होमो पॉलीसेकेराइड। अगर उसमें सेम यूनिट से थोड़ा भी डिफरेंस हुआ, कोई अलग यूनिट आई, एक भी यूनिट आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। जैसे इसमें क्या है, ग्लूकोज के साथ साथ क्या है आपका फ्रक्टोज है, और क्या है, गैलेक्टोज। ये तीनों क्या हो गए, अलग अलग मोनोसेकेराइड हो गए। तो इसके द्वारा जो आपका यूनाइट होकर पॉलीसेकेराइड बना, दैट इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड। एग्जांपल क्या हो गया, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक। फिर आप कह जाते हैं हेक्सोजेस। हेक्सोजेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी कि हेक्सोजेस वो होंगे मोनोसेकेराइड जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स होंगे। ये क्या होगा, इनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा, यानी OH ग्रुप 2 से ज्यादा होंगे। और तीसरा क्या होगा, साथ साथ में या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। तो इसके अंदर भी 2 ग्रुप आएंगे, एल्डिहाइड ग्रुप वाले भी आएंगे और कीटोन ग्रुप वाले आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन से एल्डिहाइड ग्रुप में आते हैं और कौन से कीटोन ग्रुप में आते हैं। तो ये जो ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, आप लोग नाम सुनते होंगे, मैनोज का नाम सुनते होंगे, आपको कंफ्यूज करता होगा मैनोज क्या है, अरेबिनोज क्या है, इनके बारे में तो मैंने बता दिया। तो मैनोज कुछ नहीं है, मैनोज आपका क्या है, एक हेक्सोजेस मोनोसेकेराइड्स है, यानी जिसके अंदर कितने कार्बन पाए जाएंगे, 6 कार्बन एटम पाए जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह ग्लूकोज हुआ उसी तरह क्या हुआ, मैनोज हो गया, उसी तरह क्या हुआ, गैलेक्टोज। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सभी में नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम होते हैं, और सभी में क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। बस डिफरेंस क्या होते हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। किसी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप दाहिने हैं तो किसी में बाएं हैं, किसी में तीसरा नंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दाएं होगा तो किसी में चौथा होगा। तो ये आप लोग क्या होगा, स्ट्रक्चर आप लोग जाके बुक्स में देख सकते हैं। वैसे आप लोगों को स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट करिए, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं या एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। सॉरी। तो आप लोग
ये याद रखिएगा, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज क्या होते हैं, ये सभी क्या है, एल्डो हेक्सोजेस है, यानी वो हेक्सोजेस जिसके अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाएगा, आपका एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आपका आता है फ्रक्टोजेस। फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज, ठीक है, यानी इसके अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाएगा, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोहेक्सोजेस। इसके अंदर भी 6 कार्बन एटम्स हैं और कौन सा ग्रुप है इसमें, एल्डिहाइड की जगह क्या है, कार्बोनिल या फिर CO ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं कीटोहेक्सोजेस। ये शुगर कहाँ पाई जाती है, मेनली हनी में पाई जाती है, और किसमें पाई जाती है, फ्रूट्स में पाई जाती है, और क्या होते हैं, वेजिटेबल्स में पाई जाती है। चूंकि इसकी डिस्कवरी फ्रूट्स वगैरह में हुई थी, इसलिए इस शुगर को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर पाए जाते हैं। ये क्या होता है, एक स्टेबल शुगर होता है। ये फ्रूट्स में क्यों पाई जाती है, अगर फ्रूट्स में हेक्सोजेस में मान लीजिए फ्रक्टोज की जगह ग्लूकोज पाया जाता तो क्या प्रॉब्लम था। तो ग्लूकोज क्या होता है, इसका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये क्या होता है, टर्मिनल पे पाया जाता है, ठीक है। टर्मिनल पे पाए जाने के कारण ये क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। तो इससे क्या होता है, ये रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है या फिर रिड्यूस हो सकता है। अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में बन जाएगा। रिड्यूस हो गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाता है या फिर रिएक्ट कर जाता है, जिसके क्या कारण क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। जबकि फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पाया जाता है, जब भी पाया जाएगा आपका किसके अंदर, कार्बन के ये बीच में ही पाया जाएगा। तो कार्बन के बीच में पाए जाने के कारण ये क्या होता है, ये रिएक्टिव उतना नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, ये हाईली स्टेबल होता है। यानी फ्रूट्स में क्या, आप फ्रूट्स को एक बार ड्राई कर दीजिए तो ये बहुत लंबे समय तक क्या होगा, पड़ा रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये इसका पाए जाने का कारण है। फिर एक नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको बहुत से। इन एक्वस सॉल्यूशन मोनोसैकेराइड्स आर फाउंड इन बोथ, ठीक है, ओपन चेन और दूसरा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म। यानी जो आपको मोनोसैकेराइड मैंने आपको जितने ही बताया, आपका ट्रायोजेस, पेंटोजेस और आपका टेट्रोजेस, हेक्सोजेस, तो सभी क्या होते हैं, ये जो आपको इनको अगर आप ड्राई फॉर्म में रखेंगे तो ड्राई फॉर्म में ऑलवेज पाए जाते हैं ओपन चेन। यानी ओपन चेन मान लीजिए हेक्सोजेस की बात कर रहे हैं, हेक्सोजेस क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गए 5, ये हो गए 6, स्पेस नहीं इसलिए मैंने इनको सीधा में बना के इस तरह से बनाया, राइट। इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, देखिए इसका चेन क्या है, पूरा ओपन है। लेकिन अगर हम इनको अगर वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए ग्लूकोज, आप ग्लूकोन डी की क्या ले आए, एक पैकेट लाए, वहां से एक चम्मच निकाला और पानी में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो क्या होगा, वो ग्लूकोज जो सॉल्यूशन बनेगा ये क्या होगा, ओपन भी रहेगा, साथ साथ क्या होगा, ओपन के साथ ये क्या होगा, एक आपका इससे ये बना लेगा, साइक्लिक फॉर्म में बनाएगा। तो ये क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। तो साइक्लिक फॉर्म में कैसे बनाएगा, इस तरह का हेट्रोसाइक्लिक, यहां मैंने वर्ड क्या बोला, हेट्रोसाइक्लिक। यानी ये जो साइकिल बनाएगा, उसमें साइकिल में या तो 5 काम मेंबर होंगे या फिर कितने होंगे, 6 मेंबर होंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, 5 मेंबर होंगे, सॉरी 5 मेंबर होंगे या फिर 4। तो इसमें क्या हो जाता है, सभी तो कार्बन होते हैं, ठीक है, सभी कार्बन होते हैं, लेकिन एक क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन आ गया। तो हेट्रो मैंने बताया था, हेट्रो मींस डिफरेंट। तो डिफरेंट चूंकि इसमें मेंबर्स आ जाते हैं रिंग में, इसके वजह से इसका नाम हो जाता है हेट्रोसाइक्लिक। अगर सेम यहां भी क्या रहता है, कार्बन रहता तो क्या रहता है, इसका नाम होमोसाइक्लिक। तो याद रखिएगा, ये जो आपका साइकिल बनाते हैं तो किस टाइप के रहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक क्यों होते हैं, क्योंकि एक इसमें आ जाता है कार्बन की जगह ऑक्सीजन एटम, राइट। इससे आगे आप लोग को डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो याद रखिएगा, हमेशा ये इसमें इक्विलिब्रियम में रहते हैं, क्या है, ओपन चेन और हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म किसमें होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, आप लोगों ने हेक्सोसिस से देख लिया। अब हम देखते हैं डी फॉर्म या एल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। डी फॉर्म मींस होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल फॉर्म मींस होता है लिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, ये वर्ड आया क्यों, रोटेशन, यहाँ वर्ड रोटेटरी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ वर्ड रोटेशन से है, ठीक है। तो क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने देखा कि जब हम इनका सॉल्यूशन लेते हैं, शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं, और उस सॉल्यूशन में एक जैसे क्या ले लिया, ग्लास ले लिया, कांच की ग्लास ले लिया, उसमें उस सॉल्यूशन ग्लूकोज डाल के घोल के क्या कर दिया, रख दिया। अब उधर से हमने क्या किया, एक साइड से इसमें मोनोक्रोमेटिक नहीं सॉरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाला। प्लेन पोलराइज्ड क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि क्या होता है, एक स्लिट होता है, इसमें से
जैसे पेपर होता है, इसमें हल्का सा एक छेद कर देते हैं, फिर इधर से बहुत सारी लाइट निकालिए, तो इधर क्या होता है, जो लाइट रहती है उसका क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ जो होता है वाइब्रेशन का क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में रहता है। तो ऐसे लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो क्या होता है, जब इस सॉल्यूशन से, यहाँ पे सॉल्यूशन ग्लास का रख दिया, ठीक है, और इधर से लाइट डाला तो इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखा कि जब इस तरह से लाइट पास की गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पी प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज्ड देखा कि या तो लाइट सीधी डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो क्या होता है, हल्का सा इसको या तो लेफ्ट में मोड़ देते हैं या फिर क्या करते हैं, राइट में मोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या कर दिया, वो सॉल्यूशन या वो शुगर जो क्या कर रहा था, लाइट को किधर मोड़ दे रहा था, लेफ्ट की तरफ मोड़ दे रहा था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, लिवो रोटेटरी यानी एल फॉर्म। और वो शुगर, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज का एक फॉर्म होगा, वो क्या करेगा, लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा, तो उसको बोलेंगे एल ग्लूकोज या फिर लिवो रोटेटरी ग्लूकोज। और दूसरा ग्लूकोज होगा या क्या करेगा, वो लाइट को राइट डायरेक्शन में टर्न कर देगा या फिर डेविएट कर देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज या फिर डी ग्लूकोज। आप लोगों ने ग्लूकॉन डी नाम पढ़ा है, तो ग्लूकॉन डी क्या होता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज होता है, एक्चुअल में वो क्या होता है, डी ग्लूकोज है। ये तो एक कॉमर्शियल नेम है, कंपनी ने क्या करता है, डी ग्लूकोज को बेचने के लिए कॉमर्शियल नेम ले दिया, तो उसका नाम कर दिया ग्लूकॉन डी। इसी तरह मेडिसिन के भी बहुत सारे नाम रखते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखिए, डी ग्लूकोज हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, जो एक चीज याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में जितने भी टाइप के सैकराइड्स पाए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर, ये मान लीजिए 99.99%, ठीक है। तो ये जो सैकराइड्स पाए जाते हैं, चाहे वो मोनो हो या डाई हो या फिर पॉलीसैकराइड्स हो, वो किस फॉर्म में होते हैं, लिवो रोटेटरी होते हैं या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे बॉडी में जो मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, लिवो रोटेटरी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में लिवो रोटेटरी अगर कार्बोहाइड्रेट का इंजेक्शन दे दे या फिर डाल दे कहीं से, तो क्या होगा, वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, यानी जो एंजाइम डी ग्लूकोज पे काम कर रही होगी वो एल ग्लूकोज पे काम वर्क नहीं करेगी, तो वो क्या होगा, अपने प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगी। इससे क्या हो सकता है, आपके बॉडी को हार्म हो सकता है, इवन की डेथ भी हो सकती है, राइट। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डी फॉर्म में होते हैं, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मोस्टली मैं ऑल नॉट ऑल बोल रहा हूँ, मोस्टली वो क्या पाए जाते हैं, वो एल फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट डी फॉर्म में पाया जाएगा, और जो अमीनो एसिड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब होता है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि क्या रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या क्या होगा, आप लोगों ने 3 सॉल्यूशन का नाम सुना होगा केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो। एक बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, एक और होता है क्या, उसको रिएजेंट बोलते हैं, बताइए, उसको कोई रिएजेंट बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, राइट। तो 3 आपके केमिकल्स हो गए, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन। ये तीनों में क्या होता है, एक जो मेन बेसिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होता है, वो सॉरी क्यूप्रस आयन होता है, क्यूप्रिक आयन होता है, उसको क्या बोलते हैं, Cu डबल आयन, ठीक है। ये क्या होता है, ब्लू, ठीक है। तो ये अगर शुगर, ऐसा शुगर एक सॉल्यूशन लाया और उस सॉल्यूशन में आपका फेलिंग सॉल्यूशन लिया, उसमें क्या रहेगा, ब्लू कलर रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सा आयन पाया जा रहा है, क्यूप्रिक आयन पाया जाते हैं, जिसके अंदर डबल प्लस हो, ये आयन पाए जाते हैं, वो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, ब्लू। उसमें अगर हम क्या करें, शुगर घोला हमने, शुगर को उसमें क्या कर दिया, डाल दिया, अगर वो सॉल्यूशन रेड में टर्न हो जाता है, रेड कलर में टर्न हो जाता है, कहां से, ब्लू टू रेड टर्न हो जाता है, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या हो गया, ऐसा शुगर क्या माना जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, खुद वो ऑक्सीडाइज हो गया, और लेकिन क्यूप्रिक आयन को किस में कन्वर्ट कर दिया, क्यूप्रस आयन में। यानी ये Cu++ था, इसको इस शुगर ने किस में कन्वर्ट किया, Cu1+ में। तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या था, इसमें 2+ था, 2+ से क्या बचा, 1+। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये रिड्यूस फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गया। तो जो शुगर है, जो इसको क्या करा, क्यूप्रिक आयन से क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट किया, वो क्या हो गया, खुद क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तभी इसको रिड्यूस होगा। अगर वो खुद रिड्यूस होगा तो इसका मतलब इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो शुगर क्या करता है, वो शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन या फिर क्यूप्रिक आयन को किसमें कन्वर्ट कर दे, क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट कर दे, या फिर क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर दे क्यूप्रस आयन में। तो ऐसे
मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड जो भी होगा, कोई भी सेक्राइड हो, तो ऐसे सेक्राइड को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कब पाई जाते हैं, कब वो रिड्यूस करेगा फेलिंग सॉल्यूशन को और कब नहीं करेगा, उसके लिए क्या होता है, इनके अंदर कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए देखते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो क्या होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स आर दो शुगर्स विच हैव फ्री, ये याद रखिएगा, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फिर क्या हो, कीटोन ग्रुप। तो ऐसे मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड जिनके अंदर जो लास्ट में क्या हो, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप हो, वो क्या होंगे, आपके रिड्यूसिंग शुगर होंगे। आपके दिमाग में आ रहा है फ्री, फ्री तो सभी में होंगे, आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने बताया सुक्रोज, सुक्रोज में क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये इसमें फ्रक्टोज हो गया। तो आप कह सकते हैं इसका यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप फ्रक्टोज का फ्री होगा, इसका एंड में क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा। जी ऐसा नहीं होता है। जब ये क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं, तो साइक्लिक फॉर्म बनाते समय क्या करते हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, सी 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 और ओ, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे, जिसका एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है याद रखिएगा, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो एल्डिहाइड या कीटोन के बगल में जो कार्बन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, जिसपे क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। अगर वो एनोमेरिक कार्बन इसके ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, इसके अगर ऑक्सीजन से इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा, इसका मतलब ये वाला ऑक्सीजन किसका आया, किससे आ गया आपका, या तो एल्डिहाइड से होगा या फिर क्या होगा, कीटोन से। तो अगर एनोमेरिक कार्बन इसको अटैच कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रह पाएगा। तो फ्री नहीं रहेगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। जैसे आपको सुक्रोज मैंने एग्जांपल दिया है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, तो सुक्रोज में क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, उसका ऑक्सीजन फ्री नहीं होता, जिसके कारण वो क्या होता है, रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन को नहीं कर पाता, ठीक है। तो याद रखिएगा, यही डेफिनेशन याद रखिएगा, दो शुगर्स विच हैव फ्री, ठीक है, फ्री याद रखिएगा, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, ठीक है, कैन रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल क्या होते हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, याद रखिएगा, आपको नाम रखने याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखिएगा सभी मोनोसेक्राइड्स। सभी मोनोसेक्राइड में क्या होगा, ट्राइओजेज हो सकता है, टेट्रोजेज हो सकते हैं, पेंटोजेज हो सकते हैं और इवन हेक्सोजेज हो सकते हैं। और इसके सभी का आपने एग्जांपल अभी पढ़ा है पीछे की स्लाइड्स में। तो याद रखिएगा, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं सभी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जो होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ होते हैं, सम क्या होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, जैसे लैक्टोज। लैक्टोज को क्या बोलते हैं हम, मिल्क शुगर, या आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मिल्क शुगर किसको बोलते हैं, लैक्टोज। फिर पूछ देते हैं इसके मोनोमर्स क्या होते हैं, यानी मोनोमेरिक यूनिट क्या होते हैं। तो लैक्टोज दो मोनोमर से बना होता है, एक का नाम होता है ग्लूकोज यानी डी ग्लूकोज, मैंने बताया था बॉडी में हमेशा डी कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, तो डी ग्लूकोज पाया जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज यानी कि डी गैलेक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और दोनों किस नेचर में होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में होंगे, ठीक। तो ये क्या होता है आपका, लैक्टोज भी क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसका मतलब कि उसके जो दोनों मोनोमर जुड़े हैं उनमें किसी न किसी एक का एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप क्या होगा, फ्री होगा, जिसके कारण वो क्या होगा, क्यूप्रिक आयन को कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा किसमें, क्यूप्रस आयन में, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो याद रखिए ये कलर होता है ब्लू, और ये क्यूप्रस आयन जो होता है वो कलर कैसा इंपार्ट करता है, रेड। तो अगर वो ब्लू सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन, उसको अगर रेड में कन्वर्ट कर दे तो वो शुगर क्या माना जाएगा, आपका क्या माना जाएगा, बिल्कुल रिड्यूसिंग शुगर। आइए जानते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो हो जाएगा, वो मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड या वो भी सेक्राइड, कोई भी सेक्राइड, या मोनोसेक्राइड लिख दिया, जबकि क्या हो जाएगा, वो सेक्राइड्स, ठीक है, विच डू नॉट हैव फ्री, डू नॉट याद रखिएगा, ये वर्ड आपको रटा होना चाहिए, डू नॉट, ठीक है, विच डू नॉट हैव फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप और, ठीक है, और कीटोन ग्रुप, ठीक है, या तो सॉरी हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड ग्रुप, जिसके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप क्या हो, फ्री नहीं हो, ऐसे शुगर को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दे कैन नॉट टर्न द ब्लू सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन इनटू द रेड सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस आयन, और ऐसे कह सकते हैं, दे कैन नॉट टर्न ब्लू कलर ऑफ फेलिंग सोल्यूशन इनटू द रेड कलर ऑफ फेलिंग सोल्यूशन, राइट। तो उनके एग्जांपल क्या है, आपको जो सारे पॉलीसेक्राइड हो गए, उधर मोनोसेक्राइड थे रिड्यूसिंग में सभी, इसमें क्या हो जाएंगे, सारे पॉलीसेक्राइड, जितने भी पॉलीसेक्राइड, जैसे पॉलीसेक्राइड में क्या होगा, सेलुलोज, स्टार्च, और आपका क्या होगा, ग्लाइकोजन, और आपका एक और हो जाता है
जो आपके बैक्टीरियम पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीसेकेराइड, जिसको बोलते हैं आप पेप्टिडोग्लाइकान, वो सारे किसके अंडर में आ जाएंगे, आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर के। तो याद रखिएगा रिड्यूसिंग शुगर के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर वो हो गए, सारे मोनोसेकेराइड हो गए, वो रिड्यूसिंग शुगर हो गए। फिर एक आपको डाइसेकेराइड नाम याद रखना है जिसका नाम है लैक्टोज, ठीक है, याद रहेगा। और आपको नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कोई कंफ्यूजन की चीजें नहीं है, इसमें सिर्फ आपको रखना है याद, सभी पॉलीसेकेराइड्स क्या हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे, और सिर्फ एक डाइसेकेराइड का नाम रखना है जो नॉन रिड्यूसिंग में आ जाएंगे, वो क्या है आपका, दो हो जाएंगे, एक सुक्रोज हो गया, दूसरा क्या हो गया, माल्टोज। ये लोग आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, राइट। हम लोगों ने अभी रिड्यूसिंग शुगर के बारे में देख लिया, डेक्स्ट्रो रोटेटिव लिबो रोटेटिव शुगर के बारे में देख लिया, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डाइटरी शुगर क्या होते हैं। डाइटरी शुगर क्या होते हैं, वो शुगर या वो कार्बोहाइड्रेट जिनको हम अपने डाइट में या फिर खाने में लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइटरी शुगर, ठीक है। तो डाइटरी शुगर में तीन तरह के आ जाते हैं, मोनोसेकेराइड भी आ जाएंगे, डाइसेकेराइड भी आ जाएंगे, और आपके पॉलीसेकेराइड भी आ जाएंगे। क्योंकि हम जो भी चीजें खाते हैं मीठी या इस तरह की सेकेराइड, वो किसके बने होते हैं, या तो प्लांट से आते हैं या फिर एनिमल से आते हैं। तो किसी भी ओरिजिन के हो उनके अंदर ये तीनों चीज पाया जाता है, इसलिए हमारे ये क्या हो जाएंगे, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट या डाइटरी, ठीक है, सेकेराइड्स हो गए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसकी क्लासिफिकेशन, ये क्लास डाल लेंगे, ये इसके सब ग्रुप हो जाएंगे, ये इसके कंपोनेंट या फिर एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक। तो शुगर्स में क्या हो जाएंगे, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड शुगर इनका क्लास हो गया, ठीक है, जो क्या होते हैं मीठे के लिए खाए जाते हैं। मोनोसेकेराइड हो गया, हम ग्लूकोज लेते हैं डाइट में, ग्लूकोज या तो हम किसी चीज को ग्लूकोज का सोल्यूशन ले लें या किसी चीज में मिल जाएगा, ग्लूकोज हो गया। फिर दूसरा क्या होता है, फ्रक्टोज, या हमें फ्रूट्स वगैरह से मिल गया, ठीक है। उसके बाद गैलेक्टोज, गैलेक्टोज हमें किससे मिल जाता है, मिल्क, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज पाया जाता है, उससे हमें क्या मिल जाता है, गैलेक्टोज। तो ये तीनों हो गए, किसमें मिल गए। जाइलोज मिल गया, जाइलोज मैंने आपको बताया था हेमिसेलुलोज में पाया जाता है, और हेमिसेलुलोज क्या होता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। आगे की स्लाइड जो भी आएंगी उसमें हम, या आगे के नेक्स्ट जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें आएगा, ठीक है। तो हेमिसेलुलोज में पाया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है डाइसेकेराइड, ग्रुप शुगर में ही आता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में आप लोगों ने क्या लेते हैं, चाय पीते हैं, चाय में क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, और मिल्क पीते हैं तो मिल्क में क्या पाया जाता है आपका, लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनता है, बना होता है, इसमें होता है ग्लूकोज प्लस क्या होता है, गैलेक्टोज। ये मैं अभी बताया था आप लोगों को, तो याद रखिएगा, लैक्टोज क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है, किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसमें दोनों क्या होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप वाले होते हैं, ग्लूकोज भी एल्डिहाइड होता है और गैलेक्टोज भी एल्डिहाइड, यानी दोनों क्या हो गए, एल्डोहेक्सोजेस हो गए। इसमें क्या हो गया, सुक्रोज में एक ग्लूकोज है तो वो क्या होगा, एल्डोहेक्सोज हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या है, फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज क्या हो जाएगा, कीटोहेक्सोज। तो अगर क्वेश्चन आपसे जैसे ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कौन से ऐसा डाइसेकेराइड है जिसमें एल्डो और कीटो हेक्सोज दोनों पाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुक्रोज। ये क्या हो जाएगा, लैक्टोज, गलत हो जाएगा। और या अगर माल्टोज आंसर दे दे तो माल्टोज में क्या पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पाया जाता है, तो वो भी आंसर गलत हो जाएगा। और एक होता है डाइसेकेराइड, उसको बोलते हैं सेल्लोबायोस। सेल्लोबायोस क्या होता है, सेलुलोज का जब डाइजेशन करते हैं तो ग्लूकोज की दो यूनिट आपस में, छोटी छोटी यूनिट, बहुत सारी 2 यूनिट 3 यूनिट वाली होती हैं, तो ये 2 ग्लूकोज यूनिट वाली जो कंपाउंड मिलती है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्लोबायोस। तो ये भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से बना होता है, क्योंकि आपको मालूम है सेलुलोज किसका पॉलीमर है, सेलुलोज सिर्फ और सिर्फ डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ सही, सुक्रोज, ठीक। फिर उसके बाद क्या, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में ट्राइसेकेराइड। आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, रेफिनोज। रेफिनोज आप लोगों को बहुत परेशान करता है कि रेफिनोज है क्या, तो रेफिनोज कुछ नहीं है, ये क्या है, एक ओलिगोसेकेराइड्स आता है। ओलिगो मतलब कि फ्यू, सेकेराइड्स मतलब कि इसमें मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ी हुई हैं। तो रेफिनोज क्या होता है, बेसिकली इसमें 3 तरह के सेकेराइड पाए जाते हैं, यानी 3 मोनोमर्स यूनिट जुड़ी रहती हैं, 1 2 3। एक मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, यानी पहली यूनिट क्या हो जाएगी, जो सिंगल मोनोसेकेराइड हो गई वो क्या हो जाएगी आपकी, ग्लूकोज होगी। दूसरी क्या हो जाएगी, गैलेक्टोज हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और क्या हो जाएगी, फ्रक्टोज। ये तीनों शुगर। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि उस शुगर का नाम बताइए या उस ट्राई शुगर में जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 क्या होता है, मोनोमेरिक यूनिट हो, और तीनों क्या है आपके, क्या होता है, हेक्सोजेस हो, तो क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, रेफिनोज। रेफिनोज किस में पाए जाते हैं, आपके बीन्स, जो आप जैसे सोयाबीन हो गया,
इस टाइप के जो भी बीन खाते हैं, बीन्स के अंदर पाए जाते हैं हल्की सी मिठास होती है। वो हल्की मिठास किसके कारण होती है? रैफिनोज के कारण। आप लोग पत्ता गोभी खाते होंगे ठंडियों में, तो पत्ते गोभी आप लोग जब उसको सब्जी बना के खाते हैं तो हल्का सा स्वीटनेस रहती है, वो किसके कारण होती है? रैफिनोज के कारण होती है। ठीक है, ये वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं और होल ग्रेन्स में पाए जाते हैं। फिर क्या होगा? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में दो ग्रुप होते हैं, एक स्टार्च ग्रुप होता है, दूसरा नॉन स्टार्च ग्रुप होता है। स्टार्च ग्रुप में क्या आ जाएगा? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नॉन स्टार्च में क्या होगा? ग्लाइकोजन, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। ये भी क्या होता है? पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और ये भी पॉलीसेकेराइड, लेकिन ये क्या होता है? स्टार्च, इनको स्टार्च बोला जाता है और ये नॉन स्टार्च में आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग ये कहेंगे डाइट्री में हम ये कहाँ से लेते हैं? ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज कहाँ से खाते हैं? तो क्यों नहीं खाते हैं आप जैसे मान लीजिए आप नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज में क्या है? आपने लीवर खाया या उसका मसल्स खाए, जो भी चिकन या मटन आप लोग खाते हैं, क्या करते हैं? वो मसल्स ही होते हैं या फिर उसमें लीवर्स में होते हैं। मसल्स में आपके क्या पाए जाते हैं? ग्लाइकोजन पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? डेफिनेटली। और लीवर में भी क्या पाई जाती है? ग्लाइकोजन पाई जाती है। तो आपने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ग्लाइकोजन कंज्यूम किया। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज कैसे? तो आप जो भी वेजिटेबल खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स किसके ओरिजिन के? प्लांट ओरिजिन के होते हैं। और प्लांट में सेल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? सेल वॉल पाए जाते हैं, कवरिंग। तो आप होल फ्रूट्स खा रहे हैं, उसमें सेल्स को अलग कर नहीं रहे हैं, और सेल अलग करके सेलुलोज को आप डाइजेस्ट करके हटा तो रहे नहीं हटा रहे हैं। डेफिनेटली क्या है? आप सेलुलोज और हेमिसेलुलोज को कंज्यूम कर रहे हैं। वो बात अलग है कि आपके बॉडी में उसको डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा और एज सच वो क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर अपना फीडबैक दें और इसको सब्सक्राइब करें और साथियों में इसको बढ़ाएं, लाइक करें। ठीक है, आपका जैसा सब्सक्राइब अगर लाइक अगर अच्छा रहेगा, कमेंट्स अच्छे रहेंगे, तो फिर मैं इसको वीडियो को आगे भी बढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा अच्छे जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं, तो इसमें क्या दीजिएगा? आप लोग फीडबैक में बताइएगा कि ये आपको चीज़ें इसमें बेहतर करनी है, अच्छी करनी है, वो भी मैं सजेशन आप दीजिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। या देखते रहिए आप लोग साइनी बायोलॉजी क्लासेस। थैंक यू।